आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, जिसके अंतर्गत हम आपको कराएंगे भारतीय मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की पूर्ति के माप। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में कागजी मुद्रामान या प्रबंधित मुद्रामान पाया जाता है, जिसका अर्थ है भारत में प्रमाणिक मुद्रा पाई जाती है। प्रमाणिक मुद्रा से अभिप्राय है ऐसी मुद्रा जिसका सरकार के द्वारा या किसी मौद्रिक अधिकारी के द्वारा अर्थव्यवस्था में परिचालन होता है। प्यारे बच्चों, मुद्रामान या मौद्रिक मान भारत में वर्तमान में कागजी मुद्रामान पाया जाता है, कागजी मुद्रामान। लेकिन इससे पहले भारत में मेटेलिक स्टैंडर्ड अर्थात धातु मुद्रामान पाया जाता था। धातु मुद्रामान वह होता है जिसमें सोने या चांदी के सिक्के पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ पेपर स्टैंडर्ड या कागजी मुद्रामान पाया जाता है, जिसमें सिक्के और कागज़ के नोट पाए जाते हैं। सिक्के जो सिक्के हैं वो सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा है और कागज़ के जो नोट हैं वो असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा है। असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा है। सिक्के लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और कागजी नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का क्या मतलब है या सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कौन सी होती है? ये वो मुद्रा है जिसका हम भुगतान करने के लिए सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम जो मात्रा है वो कितनी मात्रा तक का प्रयोग कर सकते हैं, तो एक एक्ट है कॉइनेज एक्ट 2011। इसके अनुसार अगर हम 50 पैसे के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो 10 रुपये तक के सिक्के से ज़्यादा का भुगतान हम नहीं कर सकते हैं। जिसको भी आप भुगतान कर रहे हैं वो आपको मना कर सकता है इससे ज़्यादा के भुगतान के लिए। अगर आप 1 रुपया या उससे अधिक के सिक्के, जैसे 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये के सिक्के में भुगतान कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 1000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। इसीलिए इनको सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कहा जाता है, लिमिटेड लीगल टेंडर। और जो कागज़ के जो नोट हैं उनको आप असीमित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। किसी भी ऋण का भुगतान करना है तो असीमित मात्रा में कागज़ के नोट हम यूज कर सकते हैं। जो मुद्रा है, जो कागजी मुद्रा है, हमारे देश में जो मुद्रा पाई जाती है, अभी हमने बताया सिक्के और कागज़ के नोट जिसमें पाए जाते हैं उसे हम साख मुद्रा कहते हैं। साख मुद्रा, साख मुद्रा कौन सी होती है? जिसमें सिक्के, साख जो मुद्रा है उसमें सिक्के कागज के नोट और आरबीआई के प्रोमिसरी नोट, जो आरबीआई है उसके प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट और मांग जमाए, इन सभी को हम साख मुद्रा कहेंगे। देखिए, साख मुद्रा क्या होती है? साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मौद्रिक मूल्य अधिक होता है वस्तु मूल्य से। जो वस्तु मूल्य है उससे मौद्रिक मूल्य अधिक पाया जाता है। जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे, ये हमारे पास एक 500 रुपये का नोट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 500 रुपये लिखा हुआ है और इसमें प्रोमिस है
आरबीआई का प्रॉमिस है, क्योंकि जो 500 रुपये का जो नोट है इस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर इस पर एक प्रॉमिस लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देती हूँ। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब है धारक यानी कि जिसने इस नोट को धारण किया है, जिसके पास ये नोट है, इसका मतलब ये नहीं है कि भी कागज़ का जो नोट है इसका क्या मतलब है कि हमें इसके बदले में 500 रुपये का गोल्ड वापस मिल जाएगा। नो, इसका अर्थ है कि परचेजिंग पावर है इस नोट के अंदर, जो क्रय शक्ति है वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की, वो 500 रुपये के बराबर है। इसका मतलब ये है। और जो इसका वस्तु मूल्य है वो 1 रुपये से भी कम कीमत का है, जबकि मौद्रिक मूल्य इसका 500 रुपये है। तो ये क्लियर हो गया कि साख मुद्रा है, क्योंकि आरबीआई के जो प्रोमिसरी नोट हैं, देखो आरबीआई जो नोट जारी करता है वो 2 रुपये, जो प्रोमिसरी नोट हैं 2 रुपये या उससे अधिक, यानी कि आरबीआई जो है 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है। यानी कि 10,000 का नोट भी आरबीआई ने छापा है, 5,000 का भी छापा, 2,000 के नोट वर्तमान में हमारे देश में हैं। तो 2 रुपये से 2,000 रुपये तक के जो नोट हैं वो सब प्रोमिसरी नोट हैं और वो आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। अब जैसे एक नोट और है हमारे पास, ये 1 रुपये का नोट है। ये 1 रुपये का जो नोट है ये आरबीआई नहीं छापता है, बल्कि इसको भारत सरकार का वित्त मंत्रालय छापता है। और इस पर जो सिग्नेचर हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये से ज़्यादा के जितने भी नोट होते हैं उन सब पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि उनको आरबीआई इशू करता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये सब साख मुद्रा हैं, जो कागज़ के नोट हैं और जो सिक्के हैं वो सब साख मुद्रा हैं। देखिएगा इसमें सिक्के ये भी साख मुद्रा है, नोट भी साख मुद्रा है, प्रतीक जो नोट हैं और आरबीआई के प्रोमिसरी नोट है। नोट का मतलब यहाँ पर मैं 1 रुपये का नोट की बात कर रही हूँ, और आरबीआई के प्रोमिसरी नोट यानी कि 2 रुपये से ज़्यादा के जितने भी नोट हैं वो सब है, और मांग जमाएं, इन सबको साख मुद्रा कहा जाता है। और भारत में साख मुद्रा पाई जाती है और अपरिवर्तनीय मुद्रा पाई जाती है। एक बात और हमने यहाँ आपको बतानी है कि जो रुपये के ऊपर जो निशान है, जो चिन्ह है, आर का जो चिन्ह है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिएगा 500 रुपये के आगे यहाँ पर एक निशान दिखाया गया है, और वो निशान क्या है, ऐसे बनाया गया है, ये रे बनाया हमने और इसमें एक बीच में लाइन खींच दी। ये किसने बनाया है और ये कब से लागू हुआ है? जो भी नोट 15 जुलाई 2010 के बाद मुद्रित किए गए हैं या इशू किए गए हैं उन पर ये निशान मिलेगा, लेकिन बाकी नोटों पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बनाया है, ये जो चिन्ह दिया है, ये उदय कुमार डी से धर्मलिंगम, यानी कि जो उदय कुमार हैं ये आईआईटी के छात्र रहे हैं, बॉम्बे आईआईटी के हैं, और 15 जुलाई 2010 से इन्होंने ये चिन्ह दिया है रुपए का, उदय कुमार धर्मलिंगम ने दिया है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि भारत में जो नोट जारी करने की क्या व्यवस्था है। भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में नोट जारी कौन करता है। भारत में नोट जारी आरबीआई और भारत सरकार 1 रुपये का नोट और सभी प्रकार के सिक्के जारी करती है, लेकिन जो कागज़ के नोट जो हैं, कागज़ के जो नोट हैं 2 रुपये या 2 रुपये से ज़्यादा के जो नोट हैं वो आरबीआई करता है। तो किस आधार पर, किस सिस्टम के तहत आरबीआई नोट जारी करता है? तो हमारे यहाँ पर जो सिस्टम अपनाया गया है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था, इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। वैसे तो कई प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि फुल्ली रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम एंड फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम। फुल रिजर्व सिस्टम क्या होता है? इसके तहत क्या होता है कि जितने रुपए के नोट
इशू करने हैं उसके बराबर का गोल्ड सुरक्षित कोष में रखा जाता है। और प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है कि इसमें कुछ गोल्ड और कुछ प्रतिभूतियाँ यानी कि अनुपात में, जैसे मान लीजिए 40% गोल्ड है और 60% सिक्योरिटीज़ सुरक्षित कोष में रखी जाती हैं। भारत में 1927 से लेकर के 1927 से और 1957 तक यही व्यवस्था प्रचलित थी और 1957 से हमारे देश में मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957 से यानी कि न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था लागू की गई है। इसमें एक मिनिमम अमाउंट सुरक्षित कोष में रखा जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम। इसमें एक लिमिट तय कर ली जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने रुपए के नोट जारी करेगा जो भी केंद्रीय बैंक है। और फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम में एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर लिया जाता है कि इतना ही अमाउंट के नोट जारी किए जाएंगे, ना तो इससे कम होंगे ना इससे ज़्यादा होंगे। तो ये 5 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, जबकि हमारे देश में मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी कि न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था पाई जाती है और जिसके तहत सोने की जो मात्रा है सुरक्षित कोष में वो 115 करोड़ रुपए और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों को रखा जाता है। जो सुरक्षित कोष में है उसमें जो कुल अमाउंट है वो 200 करोड़ रुपए का है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों को रखा जाता है। इसके लिए हमें 2 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 200 करोड़ रुपए का सोना और विदेशी प्रतिभूतियाँ जो सुरक्षित कोष में रखी जाती हैं, इनका जो चलन में जो करेंसी है ये उसके अनुपात से कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि उस अनुपात में नहीं होता है। ये मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, यानी कि मिनिमम जो रिजर्व है उसको बनाए रखना पड़ता है। सेकंड है जो भी मुद्रा होती है वो साख मुद्रा होती है। जितनी भी चलन में करेंसी है वो सब साख मुद्रा होती है और अपरिवर्तनीय होती है। अपरिवर्तनीय का अर्थ है अपरिवर्तनीय होती है। अपरिवर्तनीय का अर्थ है कि जारी करने वाला प्राधिकरण अर्थात आरबीआई इसे सोने में परिवर्तित नहीं कर सकता है। सोना केवल कागजी मुद्रा का आधार है, यानी कि जो सुरक्षित कोष में सोना रखा है वो जो कागज की जो मुद्रा जारी की है उसका आधार है। कागजी नोटों को सोने में परिवर्तित करने का वो भंडार नहीं है। तो ये थी हमारे यहाँ कि भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था अर्थात न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति क्या है? मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक कंसेप्ट है या स्टॉक धारणा है, क्योंकि इसे समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। देखिए, मुद्रा की पूर्ति समय के एक निश्चित बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा का स्टॉक ही मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। अर्थात जनता के पास जो सभी प्रकार की मुद्रा मौजूद होती है वही मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। अब है मुद्रा की पूर्ति के माप। 1977 में 1977 में आरबीआई ने एक वर्क फोर्स का गठन किया। वर्क फोर्स का गठन किया जिसने मुद्रा की पूर्ति के 4 माप निर्धारित किए। कितने माप निर्धारित किए? 4 माप निर्धारित किए, जो कि इस प्रकार से हैं M1, M2, M3 और M4। सबसे पहले M1 क्या है? C प्लस DD प्लस OD। C जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी। नंबर 2 DD। C है जनता के पास करेंसी, DD मांग जमाए,
मांग जमाएं, और ओडी का मतलब है अन्य जमाएं। अन्य जमाएं, देखिए जनता के पास करेंसी, यानी कि सी करेंसी, जनता के पास, जनता की जेबों में जो करेंसी है, जनता के पास जो मौजूद जो करेंसी है, इसमें सी में वो आता है। और मांग जमाए में आएगा जो जनता की करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में जो भी जमाएं होती हैं वो मांग जमाओं में शामिल की जाती हैं, जिनको मांग के आधार पर निकलवाया जा सकता है और किसी दूसरे के पास भी हस्तांतरित किया जा सकता है। अन्य जमाएं अन्य जमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अन्य जमाएं में आरबीआई की अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। और वो कौन सी होती हैं? जो आरबीआई है, आरबीआई के पास दो प्रकार की जमाएं होती हैं। एक तो होती है सरकार की, जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार की जमाएं, और एक होती है व्यापारिक बैंकों की जमाएं। जो व्यापारिक बैंक हैं उनकी जमाएं जैसे सीआरआर है, सरकार की जमाएं हैं। इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों जमाओं को छोड़ करके जो अन्य जमाएं हैं वो आएंगी यहाँ पर आरबीआई की अन्य जमाओं में। और वो कौन सी हैं? एक तो है जैसे सार्वजनिक संस्थाओं की जमाएं, सार्वजनिक संस्थाओं की जमाएं, इसमें जैसे है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ जमाएं आरबीआई के पास हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की जमाएं। तीसरा है विदेशी सरकारों और विदेशी केंद्रीय बैंकों की जमाएं। जो विदेशी केंद्रीय बैंक हैं और विदेशी सरकार हैं, विदेशी सरकार और विदेशी केंद्रीय बैंकों की जमाएं विदेशी केंद्रीय बैंकों की जमाएं, तो ये सब आएंगी ओडी में, अदर डिपॉजिट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या बिल्कुल ध्यान रखना है कि सरकार की और व्यापारिक बैंकों की जो आरबीआई के पास जमाएं हैं वो इसमें शामिल नहीं होती हैं। इसके अलावा जो ये तीन प्रकार की जमाएं हैं ये ओडी में शामिल होती हैं। तो ये अभी क्लियर हो गया है कि ओडी में हम क्या क्या शामिल करते हैं। नेक्स्ट है M2। तो M1 में C प्लस DD प्लस OD, और M2 में M1 जमा डाकखानों में बचत बैंक खातों की जमाएं, बचत बैंक खातों की जमाएं। ये इसमें शामिल की जाएंगी कि कुछ लोग जैसे बैंकों में जमा ना करा के बचत खाते में बल्कि डाकखानों में भी जमा करा देते हैं, तो उसको बचत बैंक खातों की जो जमाएं हैं इसको शामिल किया जाएगा। तो ये है M2। M1 और M2 को नैरो मनी, मुद्रा के जो माप में नैरो मनी यानी कि मुद्रा के नैरो माप भी कहा जाता है इनको, इनके संकुचित मुद्रा के माप। इसको हम दोनों को M1 और M2 को बोलेंगे। M1 सबसे ज़्यादा तरल है, क्योंकि तरलता क्या होती है एक बार ये भी बता देते हैं। तरलता ये होती है कि पैसा खर्च होने में समय कितना लगता है। अगर हमारी जेबों में पैसा है, हमारे पर्स में जो पैसा है उसको हम तुरंत खर्च कर देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा तरल होता है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक के पास, जनता के पास जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा तरल होती है। फिर मांग जमाएं और ओडी अदर डिपॉजिट्स, जैसे कि M1 में ये सब शामिल की गई हैं, और M2 में डाकखानों में बचत बैंक खातों की जमाएं शामिल की गई हैं। अब है M3। M3 में M1 जमा व्यापारिक बैंकों की व्यापारिक बैंकों की साअवधि जमाएं, शुद्ध, यहां पर हम शुद्ध लिखेंगे,
शुद्ध सावधि जमाएं, ये एफडी है, इसमें सावधि जमाएं। इसमें शुद्ध हमने इसलिए लिया है कि बैंकों के जो आंतरिक, जो इंटर बैंकिंग जो दावे हैं वे इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध सावधि जमाएं इसमें हमने शामिल की हैं। ये है M3। ये यहाँ पर देखो मांग जमाएं थी, ये बचत खातों की जमाएं थी मांग जमाओं में, या चालू खाते की, लेकिन यहाँ पर एफडी को भी शामिल किया है, तो ये M3 है। और M4 में सभी प्रकार की जमाएं आ जाएंगी। M3 को पूरा ले लिया हमने, और साथ में डाक खानों की कुल जमाएं, डाक खानों की कुल जमाएं, इसमें कुल जमाएं, लेकिन यहाँ पर एक चीज छोड़नी पड़ेगी, उसको बोलते हैं NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC को छोड़ करके, ये NSC को छोड़ करके, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़ करके डाक खानों की कुल जमाओं को शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा M1, M2, M3, M4। M1 सबसे ज़्यादा तरल है और M4 सबसे कम तरल है। जैसे जैसे अब हम M1 से M4 की तरफ जाएंगे, M1 से M4 की तरफ जाएंगे, तरलता कम होती जाएगी, और M4 से M1 की तरफ जाएंगे तो तरलता बढ़ती जाएगी। लेकिन M1 और M2 नैरो मनी है, जबकि M3 और M4 ब्रॉड मनी है। ये व्यापक मुद्रा के माप हैं, जबकि ये संकुचित मुद्रा के माप हैं। तो यहाँ हमने देखा ये M1, M2, M3, M4 मुद्रा की पूर्ति के 4 माप जो RBI ने निर्धारित किए थे वो क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, मुद्रा की पूर्ति करने वाले कौन है। तो मुद्रा की जो पूर्ति करता है वो भारत सरकार, उसमें 3 है मुद्रा की पूर्ति करने वाले, जिसमें भारत सरकार नंबर 1 पे है, भारत सरकार और RBI और व्यापारिक बैंक। मुद्रा की जो पूर्ति करने वाले हैं वो 3 हैं यहाँ पर। तो इसमें जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार क्या करती है, 1 रुपए का नोट, भारत सरकार 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के ये भारत सरकार जारी करती है। इसमें जो 1 रुपए का कागज का जो नोट है उस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो करता है पूर्ति वो है RBI। नंबर 1 पे भारत सरकार, नंबर 2 पे RBI। RBI जो है वो 2 रुपए के रुपीज जो है 2 रुपए या उससे अधिक के जितने भी नोट जारी किए जाते हैं वो सभी कागज के नोट कौन जारी करता है, RBI करता है। 1-2 रुपए या उससे ज़्यादा के नोट हैं वो RBI जारी करता है। उन सब पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो RBI के गवर्नर के होते हैं।
तीसरा जो मुद्रा की पूर्ति करने वाले होते हैं वो होते हैं व्यापारिक बैंक। वो कैसे करते हैं? देखो, वो नोट इशू नहीं कर सकते, उनके पास नोट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो साख का निर्माण करते हैं। साख का निर्माण बाय क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख का निर्माण करके वो मुद्रा की पूर्ति करते हैं। जितने भी उनके पास जो जमा राशि है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा उधार दे करके वो साख का निर्माण करते हैं। अगर मान लीजिए किसी बैंक के पास 10,000 रुपये हैं, तो वो इतना, उनके पास एक जादू होता है कि वो 10 गुना, यानी कि 10 लोगों को वो 10-10 हज़ार रुपये उधार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वो साख का निर्माण करते हैं। तो साख का निर्माण करके भी वो मुद्रा की पूर्ति करते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति करने वाले कौन हुए? भारत सरकार, आरबीआई और व्यापारिक बैंक। एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, वो हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है कि साख का निर्माण कौन करते हैं? उसमें ऑप्शन होता है जैसे भारत सरकार, आरबीआई और व्यापारिक बैंक। तो इसका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि व्यापारिक बैंक। केवल व्यापारिक बैंक ही साख का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जमा राशि है उससे कहीं ज़्यादा पैसा उधार दे करके वो साख का निर्माण करते हैं। केवल व्यापारिक बैंक ही साख का निर्माण करेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर साख का निर्माण करके ये था मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। नेक्स्ट है मुद्रा की आदर्श पूर्ति क्या है? मुद्रा की आदर्श पूर्ति, देखो मुद्रा की जो आदर्श पूर्ति है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, मुद्रा की आदर्श पूर्ति। मुद्रा की आदर्श पूर्ति में मुद्रा की वो मात्रा है जिससे एक देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन सब की बिक्री हो जाती है और उन सबको खरीदा जा सकता है। मतलब उन सबको बेचा जा सके और उन सबको खरीदा जा सके। किसी भी प्रकार की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न ना हो, यानी कि मुद्रास्फीति और मुद्रा विस्फीति की स्थिति या अस्फीति की स्थिति पैदा ना हो। ना तो कीमतें ज़्यादा लगातार बढ़ें और ना ज़्यादा कीमतें गिरें, यानी कि वो आदर्श पूर्ति कहलाती है मुद्रा की, जिसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हों। यहाँ पर मुद्रा की जो आदर्श पूर्ति है तो वो आएगी मुद्रा की पूर्ति इक्वल टू मुद्रा की मांग। यानी कि MV इक्वल टू PT, ये फिशर्स की इक्वेशन है। यानी कि MV वेलोसिटी ऑफ मनी इक्वल टू, यहाँ पर देखो M से क्या है, मुद्रा मनी है मनी है यहाँ पर, और V से है वेलोसिटी, और यहाँ से P का मतलब है प्राइस, और ये T का मतलब है ट्रांजैक्शन। यानी कि MV इज इक्वल टू PT, वो मुद्रा की आदर्श पूर्ति कहलाती है। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर। मुद्रा की पूर्ति क्या है, मुद्रा की आदर्श पूर्ति क्या है, मुद्रा की पूर्ति के माप क्या हैं, और भारत में मौद्रिक प्रणाली और नोट जारी करने की क्या व्यवस्था है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।